हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रॉन्ग टर्न सीरीज़। इस सीरीज़ में हम रॉन्ग टर्न मूवी के सभी पार्ट्स को देखेंगे और इसकी स्टोरी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं सारे पार्ट्स आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट को, जो 2003 में आया था। बहुत लोगों को रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में कन्फ्यूज़न है, तो वीडियो के एंड में हम इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे और साथ ही में आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगल दिखाए जाते हैं, जहां एक कपल रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था। रिच हेली से पहले ऊपर चढ़ जाता है। हेली रिच को उसे भी ऊपर खींचने को कहती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। अचानक से रिच उस चट्टान की एज पर आ गिरता है। जैसे ही हेली उसकी तरफ देखती है, उसके मुंह पर रिच का खून गिरने लगता है। वह अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी। तभी कोई रिच को ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देता है और हेली को बहुत तेज़ी से ऊपर खींचने लगता है। जान बचाने के लिए हेली जल्दी से अपनी रस्सी काट लेती है और किसी तरह उस चट्टान पर टिकी रहती है। वो रिच की रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ नहीं बन पाती और वो नीचे गिर जाती है। नीचे वो बिल्कुल रिच की बॉडी के सामने ही गिरती है। रिच को मरा हुआ देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी। वो अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही एक बार वायर में उसका पैर फंस जाता है और वह गिर जाती है। वहां से कोई उसे घसीट कर ले जाता है और वो बस चिल्लाती ही रह जाती है। हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया में बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और इसके पीछे कुछ डिफॉर्म लोगों का हाथ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिश, जो कि एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था। हाईवे पर उसे जाम लगा मिलता है। वो एक ट्रक ड्राइवर से जाकर पूछता है। ट्रक ड्राइवर उसे बताता है 5 मील आगे एक ट्रक पलट गया है, इसीलिए जाम को खुलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। क्रिश कुछ घंटे वेट नहीं कर सकता है, इसलिए वो कार घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। वो फ़ोन पर किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि वो लेट हो जाएगा, लेकिन उसके फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं। तब उसे एक गैस स्टेशन का बोर्ड दिखाई देता है और वो कार को उसकी तरफ घुमा लेता है। उस गैस स्टेशन के पास बहुत सारी कार्स खड़ी थी, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि वहाँ मीलों तक कोई नहीं था। गैस स्टेशन पर जाकर वो वहाँ का फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन वो फ़ोन भी डेड था। वो वहाँ के मालिक मैन आर्ट से कुछ मदद की उम्मीद करता है, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं था। तब क्रिश वहाँ पर लगे मैप में देखता है और उसे बियर माउंटेन नाम के एक रोड दिखाई देती है, जो कि आगे जाके हाईवे के साथ मिलता दिख रहा था। वो कार में बैठकर उस रोड के लिए निकल जाता है। आगे जाकर उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। मेनार्ड ने उसे कच्ची सड़क के बारे में बताया था, इसीलिए वो कच्ची सड़क पर अपनी कार मोड़ लेता है और यह क्रिश के लिए एक रॉन्ग टर्न था, जिससे इस मूवी का टाइटल जस्टिफाई होता है। उस सड़क पर थोड़े आगे चलने के बाद उसे कोने में एक मरा हुआ हिरण दिखता है। वो सामने देखने की बजाय उसी हिरण को देखने लगता है और सीधा जाकर सामने खड़ी कार से टकरा जाता है। वो कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट की थी और आवाज़ सुनकर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। क्रिश उनसे माफ़ी मांगता है। वो उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार था। जेसी, कार्ली, स्कॉट, एवन और फ्रेंसिन कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ उनकी कार का टायर पंचर हो गया और टायर को देखकर नहीं लगता है कि वो इत्तेफाक से पंचर हुआ है, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। टायर में लिपटी बार वायर हम स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं, जब हेली को फंसाकर गिराया गया था। जेसी कहती है कि पीछे एक पेट्रोल पंप है और वहां जाकर हम फ़ोन की मदद से किसी को बुला सकते हैं, लेकिन क्रिश उन्हें बताता है कि वहां जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए पीछे जाने की बजाय वो सब आगे जाकर देखते हैं।
फ्रेंसिन और एवन कार के पास ही रुकते हैं। आगे रास्ते में उन्हें बहुत कुछ अजीब दिखाई देता है। पहले उन्हें एक मरा हुआ नेवला मिलता है और थोड़ी आगे जाकर उन्हें जलती हुई आग दिखती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। क्रिश को वो सब ठीक नहीं लगता है और वो उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। उधर अचानक से एवन गायब हो जाता है। फ्रेंसिन सोचती है वह उसके साथ मजाक कर रहा है। वो उसे ढूंढने लगती है। उसे वहाँ एवन का जूता पड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है उसे वहाँ एवन का कान दिखाई देता है। डर के मारे वो पीछे हटने लगती है। तभी एक भयानक सा आदमी उसे पीछे से दबोच लेता है। इधर वो सब चलते चलते उस रोड के डेड एंड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक केबिन दिखाई देती है और वो मदद मांगने के लिए उस केबिन तक जाते हैं। उस केबिन के आसपास भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिन्हें देखकर क्रिश को कुछ अजीब लग रहा था। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी जब कोई केबिन से बाहर नहीं आता है, तब क्रिश खुद ही केबिन के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे वो सब भी अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें दुनिया भर की अजीब चीज़ें दिखाई देती है। कार्ली बाथरूम में जाती है और उसे बाथटब में किसी इंसान की लाश पड़ी मिलती है। इधर क्रिश को फ्रिज में बहुत सारे इंसानी पार्ट्स मिलते हैं और जेसी को वो बार वायर दिखाई देती है। अब तो सब समझ चुके थे कि वहाँ पर क्या चल रहा था। वो सब जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सामने से वहाँ कोई आ जाता है। वो सब पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सील था। अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सब वहीं पर छुप जाते हैं। वो लोग अंदर आ जाते हैं। क्रिश और जेसी बेड के नीचे छुपे हुए थे। वो फ्रेंसिन की लाश को एकदम उनके सामने पटक देता है। जेसी किसी तरह खुद को संभालती है। वो फ्रेंसिन की बॉडी को काटने लगते हैं और यह सब स्कॉट और कार्ली एक कमरे में छुपकर देख रहे थे। वो लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अब मौका देखकर वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं। वो सब आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी क्रिश को देख लेता है। वो सब जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो लोग भी ट्रक लेकर निकल चुके थे। भागते भागते वो लोग एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी थी। वो लोग सोचते हैं कि वो किसी कार में बैठकर वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी कार चलने लायक नहीं थी। तभी उनके ट्रक की आवाज़ आती है और वह सब छुप जाते हैं। वो लोग ट्रक लेकर वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ हमें वो ठीक से दिखाई जाते हैं। वो 3 भाई थे, 1 आई, 3 फिंगर और शॉटूथ। वो तीनों किसी तरह के डिसफिगर म्यूटेंट थे जो कि इंसानों को खाते थे। क्रिश कहता है वो उनका ट्रक लेकर वहाँ से भाग सकते हैं। वो खुद उनका ध्यान बटाता है और बाकियों को ट्रक तक जाने को कहता है। शॉटूथ उसे शूट कर देता है और गोली सीधा उसके पैर में जाकर लगती है। 1 आई और 3 फिंगर क्रिश को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। तब स्कॉट उनका ध्यान बटाता है और क्रिश को छोड़कर वह सब लोग स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। जेसी और कार्ली क्रिश को उठाकर ट्रक तक ले जाते हैं और जैसे ही वह लोग ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं, उसमें से एवन की बॉडी निकलकर नीचे गिर जाती है। वो तीनों जल्दी से ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। उन्हें स्कॉट दिख जाता है और वह उसके लिए ट्रक रोक देते हैं, लेकिन ट्रक तक पहुँचने से पहले ही शॉटूथ स्कॉट को मार देता है। वो उन लोगों पर भी हमला करता है, लेकिन वह लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वो उसी सड़क पर चलते रहते हैं और आगे उन्हें रास्ता बंद मिलता है। तब वो तीनों ट्रक को वहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। काफ़ी देर तक जंगल में चलने के बाद उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर से वो देखते हैं कि चारों तरफ उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। वहाँ दूर दूर तक कोई सड़क नहीं थी। उस टावर में उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है और जेसी क्रिश को फर्स्ट एड देती है। उन्हें एक रेडियो भी मिल जाता है और वो उसे ऑन करके मदद मांगने लगते हैं। तभी क्रिश देखता है कि वह तीनों भाई भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्हें देखकर वह चुपचाप बैठ जाते हैं
और उनके वहाँ से जाने का वेट करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें कोई रेडियो पर रिप्लाई करता है और उसकी आवाज़ वह तीनों भी सुन लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वह लोग टावर पर हैं और वह तीनों भी टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिश ऊपर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है और इतने में कार्ली रेडियो से मदद मांगने लगती है। अचानक से वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और वो सोचते हैं कि वह तीनों वहाँ से चले गए। तभी उन्हें धुआं दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें जिंदा ही जलाया जा रहा है। ये देखकर कार्ली टावर से नीचे कूदने लगती है। क्रिस उसे बचाता है, लेकिन नीचे देखकर वह कहता है कि उन्हें वहाँ से नीचे कूदना होगा। वो कहता है कि थोड़ी नीचे टहनियाँ हैं जिनके ऊपर वह कूद सकते हैं, जो कि जलने से बेहतर होगा। वो वहाँ से कूद जाता है और सही सलामत टहनी तक पहुँच जाता है। उसके बाद कार्ली भी कूदती है और क्रिस उसे पकड़ लेता है। जैसे भी सही सलामत एक टहनी पर कूद जाती है, वो तीनों भाई उन्हें कूदते हुए देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए थ्री फिंगर पैर पर चढ़ने लगता है। वो टहनियों के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर कार्ली को पकड़ लेता है और एक ही कुल्हाड़ी से उसे काट देता है। क्रिस जेसी को लेकर चुपचाप आगे बढ़ता है। आगे वो थ्री फिंगर को मारने का प्लान बनाते हैं। क्रिस एक टहनी को खींचकर पकड़ लेता है और जेसी थ्री फिंगर को फंसाकर वहां तक लेकर आती है। जैसे ही वो सही जगह पर पहुंच जाता है, क्रिस टहनी को छोड़ देता है और थ्री फिंगर सीधा नीचे गिरता है। उसका ये हाल देखकर वन आई और सॉटूथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं। टहनियों के सहारे वह दोनों एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और वहीं छुपकर रात बिताते हैं। जेसी वहाँ पर क्रिस को बताती है कि अभी उसका ब्रेकअप हुआ था और जैसे ही उसके दोस्तों को पता चला, वह सब अपना सारा काम छोड़कर उसे घुमाने लाए थे, लेकिन वह सब अब बिना वजह मारे गए। सुबह होते ही वो वहाँ से निकलते हैं और चलते चलते उन्हें एक रोड दिखाई देता है। वो रोड थोड़ा नीचे था और वो सोच ही रहे थे कि वहाँ तक कैसे पहुँचे। तभी सॉटूथ वहाँ आकर क्रिस को नीचे फेंक देता है और वन आई जेसी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। क्रिस को रोड पर एक शेरिफ की कार आते हुए दिखती है। क्रिस किसी तरह वो ढलान से उतरकर सीधा कार के सामने पहुँच जाता है। वो शेरिफ उन्हें ही ढूंढ रहा था, क्योंकि कल रात उन्होंने ही उससे रेडियो पर कांटेक्ट किया था। इससे पहले कि क्रिस उसे कुछ बता पाता, सॉटूथ सीधा उसके आँख में तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। क्रिस सीधा कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार की चाबी शेरिफ के पास पड़ी थी। सॉटूथ वहाँ पर आ जाता है, लेकिन क्रिस उसे नहीं मिलता क्योंकि वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो शेरिफ की बॉडी को कार में डालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी क्रिस जल्दी से कार के नीचे छुपकर उसे पकड़ लेता है। उधर केबिन में उन्होंने जेसी को बेड पर बांध रखा था और वन आई उसे मारने ही वाला था। तभी सॉटूथ कार लेकर वहां पहुंच जाता है और वो शेरिफ की बॉडी उठाने में उसकी मदद करता है। शेरिफ की बॉडी अंदर लाकर वो उसे काटने लगते हैं। उसे काटने के बाद वो जेसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाते हैं, क्रिस शेरिफ की कार से उन्हें कुचल देता है। इसके बाद क्रिस सॉटूथ को भी जला देता है और एक टूल उसके अंदर घुसाकर उसे भी घायल कर देता है। वो जल्दी से जेसी को आज़ाद करने लगता है। तभी सॉटूथ उठ जाता है और क्रिस को उठाकर पटक देता है। वो हैचेट से क्रिस के ऊपर हमला करने लगता है। किसी तरह जेसी उसके सर में तीर मारकर उसे मार देती है। तभी थ्री फिंगर वहां आ जाता है और वो क्रिस को पीटने लगता है। जेसी क्रिस की मदद करती है और उसके सीने में हैचेट घुसाकर उसे मार देती है। वो वहां से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि इन तीनों में से अभी तक कोई नहीं मरा था। इतना सब के बाद भी वो तीनों जिंदा थे। वो तीनों मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और क्रिस के पास सिर्फ एक ही गोली थी। तब वो केबिन से बाहर निकलकर शेरिफ की कार के पीछे जो गैस कंटेनर थे उसे शूट कर देता है, जिससे उस घर के चिथड़े उड़ जाते हैं। वो उनका ट्रक लेकर उस जगह से निकल जाते हैं
और सीधा उस गैस स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ क्रिस उस मैप को फाड़ देता है ताकि फिर से कोई भी उस रास्ते पर ना जा सके। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और थ्री फिंगर उसे मार देता है, यानी कि इतना सब के बाद भी वो ज़िंदा था। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रॉन्ग टर्न मूवी की कहानी। लेकिन बहुत सारे लोग रॉन्ग टर्न 2 मूवी के स्टार्टिंग सीन को रॉन्ग टर्न 1 मूवी का पार्ट समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवी सीरीज़ की यही एक ऐसी मूवी है जिसमें अननेसेसरी ब्लड, गोर और वायलेंस नहीं दिखाया गया है। बाकी सब पार्ट गोर से भरे पड़े हैं और यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें बिल्कुल भी न्यूडिटी नहीं है। बाकी सारे पार्ट में न्यूडिटी ऐड की गई है। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी में न्यूडिटी नहीं थी, इसके लिए भी बहुत सारे सीन लिखे गए थे। जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग सीन अलग थी, उसमें रिच और हेली रिवर पर न्यूड नहाते हुए दिखाते और वहाँ पर वो मरते। इसके अलावा एवन और फ्रांसिन का एक सीन जंगल में था जहाँ वो मरे थे। जब जेसी को पकड़कर बेड पर बांध रखा था तब उसके कपड़े फाड़ने का भी एक सीन प्लान किया गया था, लेकिन इनमें से कुछ भी फिल्म में ऐड नहीं किया गया। और ये तो आप सब जानते हो कि रॉन्ग टर्न के बाद इसका सीक्वल बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मूवी ने अपने बजट से डबल कमाई की थी, इसीलिए इसका सीक्वल बना। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत सारे एक्टर को भी चोट लगी थी, जैसे कि टावर से कूदने वाले सीन में कार्ली को सच में चोट लगी थी। इस मूवी में एवन और फ्रांसिन का रोल कर रहे एक्टर्स इसके एक साल बाद 2004 में आई मूवी डाउन ऑफ द डेड में भी एक साथ दिखे थे और उसमें भी वो दोनों कपल ही थे। एक और फन फैक्ट ये भी है कि मूवी के एंड सीन में जेसी ने थ्री फिंगर का रोल कर रहे एक्टर पर सच में आग लगा दी थी। और ये थे रॉन्ग टर्न मूवी के कुछ फैक्ट जो मुझे लगा आपको अच्छे लगेंगे। वैसे असल में रॉन्ग टर्न मूवी इतनी ब्लडी और गोरी नहीं है जितना लोग इसके नाम से इसे जानते हैं, लेकिन इसके आगे के सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा गोरी हैं और जल्द ही आपको देखने मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आप सबसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए सबको बाय। थैंक यू सो मच।